हाँ बच्चों, जय माता दी, नमस्ते। देखिए अगला वीडियो हम आपको बना रहे हैं 11 का ही, जहां से हम चल रहे थे एनसीईआरटी बुक में वहीं स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमें विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 10वां बताना था, वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन था समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4, 1 2 3 4, समुच्चय बी बराबर 9 1 5 9 11 15 16, 1 5 9 11 15 16, ठीक है 16। और f बराबर है क्या है? f बराबर एक क्रमिक युग्मों में है 1,5 2,9 3,1 4,5 4,5 2,11, समुच्चय बंद में क्या निम्नलिखित कथन सत्य है? पूछा है क्या कथन सत्य है? और कथन क्या है? पहला कथन है f कामा ए से बी में एक संबंध है। f कामा ए से बी में एक संबंध है। सेकंड है f कामा ए से बी में एक फलन है। f कामा ए से बी में एक फलन है। तो देखिए इसका आंसर बच्चों, देखिए लिखा है f ए से बी में एक संबंध है। तो आप कैसे जानोगे कि f ए से बी में एक संबंध है? तो जो f क्रमिक रूप में एक फलन लिखा हुआ है, देखिए इसमें a क्रॉस b, a और b का कार्तीय गुणनफल उपस्थित है या नहीं। यदि a क्रॉस b का कार्तीय गुणनफल f में उपस्थित है या f का प्रत्येक अवयव a क्रॉस b के कार्तीय गुणनफल में उपस्थित है तो f एक संबंध है। तो आप देखिए ये क्या लिखा हुआ है? 1,5 लिखा हुआ है, 1,5 है। 2,9 लिखा हुआ है। 3,1 लिखा हुआ है। 4,5 लिखा हुआ है 4,5। फिर 2,11 लिखा हुआ है। तो आपका आंसर क्या होगा? f एक संबंध है। क्यों? क्योंकि f सबसेट a क्रॉस b है। f का प्रत्येक अवयव a क्रॉस b में उपस्थित है, इसलिए f एक संबंध है। और सेकंड का आंसर क्या होगा? सेकंड कह रहा है f a से b में एक फलन है कि नहीं? तो f फलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए क्रमिक युग्म में लिखे f प्रथम घटक 2 की पुनरावृत्ति है, 2 यहां भी है और 2 यहां भी है। तो आप यह फलन क्यों नहीं है? क्योंकि ठीक है प्रथम घटक 2 की पुनरावृत्ति है। बस बच्चों, जितना क्वेश्चन बड़ा है आंसर देखिए उससे कितना छोटा है। हम आपको बता चुके हैं कि कोई भी संबंध फलन कब नहीं होता। कोई भी संबंध फलन तभी नहीं होता जब उस क्रमिक रूप में लिखे फलन के प्रथम घटक की पुनरावृत्ति हो, तो फलन नहीं होता। यदि पुनरावृत्ति नहीं होती तो संबंध फलन होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 था। अब इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है, मान लीजिए f बराबर दिया हुआ है फलन f बराबर समुच्चय a कामा b, ab कामा a प्लस b, ab कामा a प्लस b सच दैट क्या है? ab बिलोंग z द्वारा परिभाषित, ab बिलोंग z, ab बिलोंग z, ab बिलोंग z द्वारा परिभाषित z क्रॉस z का एक उपसमुच्चय है। द्वारा परिभाषित z क्रॉस z का उपसमुच्चय है। ये कह रहा क्वेश्चन हमारा। तो क्या कह रहा है?
एफ जेड में जेड का फलन है, क्वेश्चन कह रहा है, तो क्या एफ जेड में जेड का फलन है? तो एफ जेड में जेड का फलन है, ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे। तो इसका आंसर देखिए, अब ध्यान दीजिए, आप कह रहा ए बी बिलोंग जेड। आप कोई दो अवयव ले लीजिए, दो अवयव हमने ले लिए, जैसे हमने लिया 6 3 6 4, 6 4 ले लिया, 6 3 ले लीजिए, 2 12 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। देखिए जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए a बराबर 6 और b बराबर 4, ठीक। तो अब जब हमने इसमें रखा तो क्या हो जाएगा, ये अब हमारा परिभाषित कैसे है, ए बी कामा ए प्लस बी है। आप इसमें रखो तो 6 × 4 और 6 + 4 कितना हो जाएगा, 24 10 हो जाएगा, हो जाएगा। अब आप फिर देखिए, यदि हम ले लें a बराबर 3 और b बराबर 8, तो f कितना हो जाएगा, f हो जाएगा बच्चों, देखिए इसी में रखना है हमको, 3 × 8 और 3 + 8, तो आपने क्या देखा, 24 कामा 11 आ गया। तो देखिए आप, इसमें f हमारा फलन है नहीं है, क्यों, क्योंकि 24, ठीक है, 24 के दो मान हमें प्राप्त होते हैं, 10 और 11। तो हम क्या देख रहे हैं, f एक फलन नहीं है, क्यों, यहां लिख देंगे f फलन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अवयव 24 के हमें दो मान 10 और 11 प्राप्त हुए, या ऐसे लिख सकते हो, प्रांत 24 पर परिसर भिन्न भिन्न है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। अतः ये फलन नहीं है, कोई प्रॉब्लम। आप यहां जो आवश्यक नहीं है कि जो हमने माने वही मान लीजिए, आप कोई आवश्यक नहीं है। a बराबर 3 मान लीजिए, b बराबर 4 मान लीजिए। यदि a बराबर 3 b बराबर 4 मानते हो तो यहां कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और यहां कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, आ जाएगा। और फिर हमने माना a बराबर 2 b बराबर 6, तो यहां कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और यहां कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आप क्या देखोगे कि 12 प्रांत 12 के हमें परिसर दो प्राप्त हुए, कौन कौन से, प्रांत 12 के परिसर हमें 7 और 8 प्राप्त हुए। तो ये भी एक फलन नहीं होगा, आप किसी प्रकार से कर सकते हो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक। अब आगे हम चलते हैं, उसके पहले बच्चों हम अपने मार्कर में स्याही डाल लें, ठीक है। आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहना, देखते रहना, और कोई दिक्कत हो क्वेश्चन नंबर एडिट करके पूछते रहना, कमेंट में क्वेश्चन नंबर आप डाल दोगे, हम आपको क्वेश्चन जरूर बताएंगे। अगर हमारी आवाज आप तक पहुंचेगी और आपकी आवाज हमारे तक आएगी, आप बस इसी प्रकार से हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए, ठीक है। यदि आप क्वेश्चन करोगे तो हम जरूर आपको क्वेश्चन बताएंगे, ठीक बच्चों। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन नंबर 12 है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है, मान लीजिए एक समुच्चय A 9 10 11 12 13 तथा f a such that n f ऑफ n एक महत्तम अभाज्य गुणक द्वारा परिभाषित है, तो उसने हमसे f का परिसर पूछा है, ठीक है बच्चों। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका एनसीईआरटी बुक में। तो देखिए समुच्चय दिया है a बराबर 9 10 11 12 13, 11 12 13 परिभाषित कैसे है, तथा दिया है f सच दैट a टेंस टू n, और परिभाषा क्या है, कामा f ऑफ n इक्वल n, जहां n का महत्तम अभाज्य गुणक है, n का महत्तम अभाज्य गुणक है, ठीक है, द्वारा परिभाषित है। तो f का परिसर बताना है हमें, f का परिसर। तो देखिए आप, जितना बड़ा क्वेश्चन है उससे छोटा आंसर है बच्चों, गौर करो। आपका कह रहा है n क्या है, महत्तम अभाज्य गुणक है, तो आप 9 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, क्या होगा, 3 × 3। देखिए
9 के अभाज्य गुणन क्या होंगे? 3 इंटू 3। तो इनमें महत्तम क्या है? यप का परिसर। देखिए 9 के अभाज्य गुणनखंड में महत्तम 3 संख्या आई। फिर 10 का आप लिखोगे तो 2 इंटू 5, इसमें महत्तम संख्या कौन सी है? 5 है, तो आप यहां 5 लिख दोगे। फिर 11 है, 11 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 1 इंटू 11 हो जाएगा, तो यहां कितना आ जाएगा? 11 ही आ जाएगा। फिर ये 12 लिखा हुआ है, 12 के अभाज्य गुणन ये हुए, तो देखिए इनमें महत्तम है 3 और 3 आप लिख चुके हो, तो 3 आपको दोबारा समुच्चय में नहीं लिखा जाता। फिर इसके बाद है 13, 13 के अभाज्य गुणन 1 इंटू 13, तो यहां कितना हो जाएगा? 13 ही आ जाएगा। इस प्रकार से देखिए एक लाइन का क्वेश्चन हुआ आंसर। ये आपका परिसर क्या हुआ? 3, 5, 11, 13। इस प्रकार से बच्चों आपके हमने संबंध फलन और समुच्चय पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है। आज से आपकी ट्रिग्नोमेट्री शुरू होगी, त्रिकोणमितीय फलन हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय फलन अब शुरुआत कर रहे हैं। ठीक, तो बच्चों देखना ध्यान से, त्रिकोणमितीय फलन में पहले हम आपको सूत्र और उनके विषय में बताएंगे, इसके बाद आगे चलेंगे। सर्वप्रथम त्रिकोणमिति में आता है कोण। तो बच्चों आप बता सकते हैं कि कोण किसे कहते हैं? क्या आप बता सकते हो कि कोण किसे कहते हैं? कोण किसे कहते हैं, क्या आप बता सकते हो? देखिए अगर बता सकते हो तो बताइए, आप तुरंत बताएंगे आप? हाँ बता सकते हो। क्या बताओगे? किसी बिंदु के परितः, किसी बिंदु के परितः किसी किरण का घूमना। ठीक है, किसी बिंदु के परितः किसी किरण का घूमना अपनी प्रारंभिक स्थिति से और अंतिम स्थिति के बीच पहुंचने में जो भाग घिरता है उसे कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों ये कोई बिंदु है और ये कोई किरण है, इस बिंदु के परितः घूम रही है, प्रारंभिक स्थिति ये है और अंतिम स्थिति किरण की ये पहुंच गई, तो इसके बीच जो ये भाग बना इसे क्या कहेंगे? हम कोण कहेंगे। ठीक, तो बच्चों ये हुई कोण की परिभाषा। अब कोण मापने की विधियां कितनी हैं? तो कोण मापने की 3 विधियां हैं बच्चों। कौन कौन सी? एक है खष्टिक विधि, दूसरी है सात्विक पद्धति और तीसरी है वृत्तीय पद्धति। ठीक है बच्चों, कोण नापने की कितनी विधियां हैं? कोण नापने की 3 विधियां हैं। नंबर 1 खष्टिक पद्धति, खष्टिक पद्धति। नंबर 2 सात्विक पद्धति, सात्विक पद्धति है। और नंबर 3 वृत्तीय पद्धति। कोण नापने की 3 विधियां हैं बच्चों, खष्टिक पद्धति, सात्विक पद्धति और कौन सी? वृत्तीय पद्धति। ठीक, तो अब बच्चों देखना, अब इनसे आपको इनका मतलब बता रहे हैं। खष्टिक पद्धति क्या है? खष्टिक पद्धति में आप जानते हैं, खष्टिक पद्धति को हम एक समकोण के बराबर प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप जानते हो एक समकोण में कितने अंश होते हैं? 90 अंश होते हैं। एक समकोण में कितने अंश होते हैं? 90 अंश होते हैं। यह खष्टिक पद्धति के अंतर्गत आएगा। और एक अंश में कितने मिनट होते हैं? एक अंश में 60 मिनट होते हैं। बच्चों एक समकोण में आपको पता है 90 अंश होते हैं और एक अंश में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, और आप जानते हो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। बच्चों देखिए, जब हम 1 डैश का निशान लगाते हैं तो मिनट होता है और जब 2 डैश का निशान लगाते हैं तो सेकंड होता है। यह खष्टिक पद्धति के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद आता है सात्विक पद्धति। सात्विक पद्धति की प्रणाली ग्रेड है, ग्रेड। ठीक है, एक समकोण में 100 ग्रेड होते हैं बच्चों। इसके लिए एक समकोण में 100 ग्रेड होते हैं, 100 ग्रेड। एक समकोण में 100 ग्रेड होते हैं और एक ग्रेड में 100 मिनट होते हैं। एक ग्रेड में 100 मिनट होते हैं। एक ग्रेड में 100 मिनट होते हैं और एक मिनट में तक 100 सेकंड होते हैं। ठीक है, यह खष्टिक पद्धति में है। फिर वृत्तीय पद्धति आ जाइए बच्चों। तो वृत्तीय पद्धति क्या है? वृत्तीय पद्धति में कोणों की माप को हम रेडियन से प्रदर्शित करते हैं। वृत्तीय पद्धति में कोणों की माप को किससे प्रदर्शित करते हैं? रेडियन से। ठीक है, वृत्तीय पद्धति में कोणों की माप को हम
रेडियन से प्रदर्शित करते हैं, रेडियन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखना ध्यान से, इस प्रकार से आपको हमने कोण और कोण नापने की 3 विधियां बताई, कोण की परिभाषा बताई और कोण नापने की 3 विधियां बताई हैं। ठीक है बच्चों, अब थोड़ी सी बात और ध्यान देना। वैसे आप जनरली कोण पढ़ते हैं अंश में, ठीक है, अंश में कोण पढ़ते हैं। कोण की माप आप किस में पढ़ते हैं? अंश में पढ़ते हैं। ठीक, और हम आपको केवल आपके कोर्स में 2 ही पद्धति हैं, वृत्तीय पद्धति और अंश की पद्धति, जिसे हम खष्टिक पद्धति कहते हैं। खष्टिक पद्धति और वृत्तीय पद्धति, ये आपको इन्हीं का ज्ञान करना है, केवल खष्टिक पद्धति और वृत्तीय पद्धति। खष्टिक पद्धति में हम अंश पढ़ते हैं, वृत्तीय पद्धति में हम रेडियन पढ़ते हैं। ठीक है, अब आप थोड़ी सी मेरी बात ध्यान देना। अंश को रेडियन में बदलने के लिए पाई अपान 180 का गुणा करते हैं। ठीक है, और रेडियन को अंश में बदलने के लिए 180 बटे पाई का गुणा करते हैं। अंश में बदलने के लिए 180 बटे पाई का गुणा करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमने आपको क्या बताया? हमने पहले आपको कोण की परिभाषा बताई, इसके बाद कोण की माप कैसे की जाती है, और हमने आपको बताया कि आपको पढ़ना क्या है। आपको सात्विक पद्धति नहीं पढ़नी, आपको खष्टिक पद्धति और वृत्तीय पद्धति पढ़नी है। खष्टिक पद्धति में हम कोण को अंश पढ़ते हैं, वृत्तीय पद्धति में हम रेडियन पढ़ते हैं। दोनों में संबंध हमने आपको बताया कि यदि अंश को रेडियन में बदलना होता है तो पाई बटे 180 गुणा करते हैं, रेडियन को अंश में बदलना होता है तो 180 बटे पाई का गुणा करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपके क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो क्वेश्चन के लिए बच्चों आपको अगले वीडियो का इंतजार करना होगा। अगले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, आपको पढ़ने में अत्यंत मजा आएगा। सिर्फ आप मेरा ध्यान दीजिए और जो क्वेश्चन आपको ना आए हमसे पूछिए। जय हिंद, जय भारत।